नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोगों के जो पैनिक होने का रीज़न है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के। अभी जो रिसेंटली ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है कि एफआईयू ने 9 ग्लोबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है, शो कॉज नोटिस जारी किया है रिगार्ड्स टू दी रेगुलेशन कंप्लायंस। ठीक है, तो इस तरह के जो न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में कि एफआईयू issues the show cause notice to 9 global crypto platforms for Indian regulation compliance। ठीक है, तो इस तरह के न्यूज़ आपने हर एक फाइनेंशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं ट्विटर पे, तो कहीं पर भी अपने ब्रोकर के ऐप से रिलेटेड जो पेजेस होते हैं वहाँ पर आपने देखे होंगे, या कुछ जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके वेबसाइट पर जाके देखे होंगे, उनके ट्विटर अकाउंट पे देखे होंगे। तो डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि आप भी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं या रिटेल ट्रेडर हैं, डेफिनेटली आप भी थोड़ा पैनिक होंगे इस न्यूज़ को सुन के। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एफआईयू एक्चुअल में है क्या, उन्होंने जो ये नोटिस जारी किया है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों उन्होंने इस तरह का नोटिस जारी किया है, क्या ये पीएमएलए एक्ट के रिगार्डिंग है जो उन्होंने मार्च 2023 में लाया था वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे एंड आगे ये क्या कर सकती है, आगे क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में बना रहना चाहिए कि सारे पैसे विड्रॉ करके भैया अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लेना चाहिए, या फिर जो भी उनके होल्डिंग्स हैं उन्हें एज इट इज़ रखना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। क्या इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इस तरह के थ्रेड से बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आप भी बहुत परेशान होंगे कि भैया गवर्नमेंट क्यों आ जाती है बार बार हमें परेशान करने के लिए इस तरह के न्यूज़ लेके कि ये जो 9 ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं इनके यूआरएल, इनके एप्लीकेशन सारे के सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्यों इस तरह के हमें डराने के लिए आ जाती हैं। बट हम आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या सच में ये रिटेल इन्वेस्टर्स से कोई दुश्मनी निभाने आती है, क्या रिटेल इन्वेस्टर से इन्हें प्रॉब्लम है, या फिर ये क्रिप्टो इन्वेस्टर जो हैं या ट्रेडर्स हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम है, क्या इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेटली इसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भैया क्रिप्टो का जो आगे का फ्यूचर है इंडिया में वो कैसा है। ठीक है, अगर उन्होंने आज नोटिस जारी किया है तो वो क्यों जारी किया है एंड इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे कि एफआईयू जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो डायरेक्टली, ठीक है, एफआईयू के बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं, लेकिन ये एफआईयू रजिस्टर्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कौन से सारे एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हैं हमारे भारत में ट्रेड करने के लिए। तो डेफिनेटली अंत तक बने रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजीली तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप पैनिक भी हैं तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है वो सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड जैसे कि यहाँ पे लाखों इन्वेस्टर्स हैं, लाखों ट्रेडर्स हैं, लाखों की संख्या में ट्रेडर्स हैं, इंडिया बेस्ड, ग्लोबल बेस्ड। ठीक है, लाखों करोड़ों के तादाद में लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की बात की जाए लाखों की संख्या में तो ट्रेडर्स है ही यहाँ पे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में या क्रिप्टो करेंसी में जिस। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पे, इन 9 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है आगे। तो जैसे कि मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि एफआईयू, ठीक है, चलिए इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के पहले हम ये बात करते हैं कि एफआईयू एक्चुअली है क्या, क्यों हमें इनसे डरने की ज़रूरत है, क्यों ये सारे ग्लोबल एक्सचेंजेस को इस तरह का नोटिस भेजने का दम रखती है, कि आखिर ये एफआईयू है कौन। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि एफआईयू जो है एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है डायरेक्ट उनके अंडर ही ऑपरेट होती है, डायरेक्ट उनके अंडर ही काम करती है ये। एंड ये इस तरह की एजेंसी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर काम करती है। एंड जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है
या फिर काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, AML CFT जिसे कहते हैं, उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये काम करती है। सारे रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन पे ये नज़र रखती है एंड कड़ा एक्शन लेती है जब भी ये ट्रैक हो जाते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे ट्रैकिंग का जानकारी जो इन्हें देती है, जो भी हमारे भारतीय इंस्टीट्यूशंस है, जो भी बैंक है, जो भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह के एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की, एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन्स की, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन FIUs को देती है एंड देन ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेते हैं। तो FIUs का दरख्वास्त यही है, जिस तरह से हमारे भारत में मार्च 2023 में PMLA एक्ट के अंतर्गत VDA को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को लाया गया था, उसके लिए एक राजपत्र घोषित किया गया था, जो कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आपको ऊपर आई बटन में भी ये चीज़ देखने मिल जाएगी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि PMLA एक्ट होता क्या है एंड जो मार्च 2023 में घोषणा पत्र आया था उसका पूरा जो समरी था वो क्या था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे रखी हुई है। इसी तरह का पैनिक सिचुएशन उस वक्त भी हुआ था कि एक्चुअल में VDA से रिलेटेड जो PMLA एक्ट को ऐड किया गया था, कोरिलेट किया गया था, और जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर की गई है। तो हम उसी से रिलेटेड आज का जो नोटिस है उसी से रिलेटेड है, उसी एक्टिविटी से रिलेटेड है जो मार्च 2023 में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया था, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें FIUs ने, जैसे कि FIUs मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर ऑपरेट होती है एंड जो भी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस पर कड़ा नज़र रखती है एंड डिसिसिव एक्शन लेती है, करेक्टिव एक्शन लेती है अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि भैया हमने 2023 में मार्च में आपको बता दिया था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। PMLA 2002 के अंतर्गत आता है। तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ये 9 ग्लोबल एक्सचेंज है, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 9 एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं वो भी मैं नाम बता देता हूँ आपको वन बाय वन। तो इसमें ये 9 एक्सचेंजेस में सबसे पहला नाम आता है बाइनेंस का। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो बाइनेंस का नाम आपसे थोड़ा भी छुपा नहीं होगा, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट्स बाइनेंस में होंगे। तो पहला नाम है बाइनेंस का। सेकंड नाम है KuCoin, जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस का बाद भी, एंड हुबी ग्लोबल हो गया, क्रैकन, Gate.io, बिटट्रिक्स, बिटस्टैम्प, मैक्सी ग्लोबल एंड बिटफाइनेक्स, ठीक है। तो ये सारे, ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ग्लोबल एक्सचेंजेस को FIUs ने शो कॉज नोटिस भेजा है कि भैया हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हो आप, हमारे इंडियन यूजर्स को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट आपने हमारे मार्च 2023 में जो हमने VDA को PMLA एक्ट में इंक्लूड किया था, ठीक है, फिर भी आपने हमसे अप्रोच नहीं किया, हमारे पास आए नहीं रजिस्टर करने के लिए, हमारे रेगुलेशन कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए हमसे रजिस्टर होके लीगली ऑपरेट होने के लिए आपने हमसे अप्रोच नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, अब FIUs ने क्या किया है कि भैया आपने अप्रोच नहीं किया तो हम क्या करते हैं, MEITY से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। MEITY क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दरख्वास्त की है कि भैया ये 9 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं या फिर जो भी वर्चुअल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके URL को
ब्लॉक कर दिया जाए, उनके एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाए हमारे भारत देश में, ठीक है। तो इस तरह का शो कॉल नोटिस भेजा गया है कि भैया जल्दी से जल्दी आके हमसे रजिस्टर हो जाओ एंड देन आप लीगली इंडिया में आके काम करो, हमारे भारत में आके काम करो। तो इस तरह की चीज़ें FIUs के ज़रिए उन्हें नोटिस भेजा गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी FIUs ने स्ट्रिक्टली अपना नोटिस जारी किया था कि भैया हमने AML सेफ्टी फ्रेमवर्क के अंतर्गत मार्च 2023 में आपको ये बता दिया था कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस को फॉलो ज़रूर करें, तभी ये लीगल तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में वर्क कर पाएंगे। और ये रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ही मैंडेटरी है। सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, जिसका मैंने 9 एक्सचेंजेस का नाम लिया, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है बिकॉज इनका स्पेशली नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी। और ये जो नोटिस जारी किया गया था अंडर सेक्शन 13 ऑफ PMLA एक्ट के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। ये जो मैंडेट जारी किया गया है कि भैया तुमको अब रजिस्टर होना ही पड़ेगा लीगल तरीके से इंडिया में ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिस तो मैंने बता दिया कि नोटिस क्या था, ठीक है। अब ये नोटिस दिया गया है तो क्या रिटेल इन्वेस्टर को हर्ट करने के लिए दिया गया है? क्या उनके फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, उन्हें बहुत नुकसान होगा, उनके लाखों रुपए डूब जाएंगे, क्या इस तरह की बातें हैं? तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो है, इन्होंने नोटिस तो भेजा है बट इसका कोई भी डेडलाइन अभी तक फिक्स नहीं है, कोई भी डेट नहीं दिया गया है कि भैया 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में आप जल्द से जल्द रजिस्टर्ड हो जाओ। इस तरह का कुछ भी इन्हें इंटीमेशन नहीं दिया गया है। देखिए मार्च 2023 में इन्होंने हमारे भारत देश में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटीमेशन दिया गया था। एक्चुअल में सबको इंटीमेशन था, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबको इंटीमेशन था कि अब वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है PMLA एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सबको पता चल गई थी उसी वक्त। अब क्या हुआ कि लगभग साल होने आया है, 9 से 10 महीने बीत चुके हैं, ठीक है। तो अब फिर से ये एक्टिवेट हो रही है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये फिर से एक्टिवेट हो रही है कि जब जहाँ पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने में लगी हुई है, जैसे द कंट्री ऑफ डोमिनिका हो गया, USA है, रशिया है, चाइना है, तो इन सब ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की भी कोशिशें जारी हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए एटलीस्ट सेंट्रल एक्सचेंजेस को यहाँ पे रेगुलेशन किया जा सकता है। जैसा कि मैं बता दूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसे रेगुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि ये किसी सेंट्रलाइज बॉडी के पास नहीं होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन का मीनिंग ही वही है कि इट इज़ ए पीपल करेंसी, लोगों की करेंसी होती है। मतलब मैं आपको भेज सकता हूँ, आप अपने भाई को भेज सकते हो, वो अपने रिलेटिव को भेज सकता है, बट इसमें किसी भी बैंक का या किसी इंस्टीट्यूशन का रोल नहीं होता है कि मैं आपको ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक के वेबसाइट पे जाऊँगा, उसके इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करूँगा या उसके UPI को यूज़ करूँगा या फ़ोनपे का यूज़ करूँगा, पेटीएम का यूज़ करूँगा। कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं है, मैं डायरेक्टली आपके वॉलेट में पैसा भेज सकता हूँ, ठीक है। आपके पास एक वॉलेट है, मेरे पास एक वॉलेट है, मेरे पास एक यूनिक एड्रेस है, आपके पास यूनिक एड्रेस है, मैं आपको डायरेक्टली भेज सकता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल बॉडी नहीं है। लेकिन ये रेगुलेट करने की बात किसे कर रहे हैं? सेंट्रल एक्सचेंजेस को, जो 9 ग्लोबल सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं, उन्हें रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को हर्ट करने के लिए है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये नोटिस भेजा गया है, शो कॉज नोटिस भेजा गया है, और FI जो है इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इस फ्रेमवर्क के तो FI जो है इस तरह से AML CFT फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करती है कि इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट, ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट काम नहीं होना चाहिए। लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की काउंटर फाइनेंसिंग
और टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। AML CFT के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के अंतर्गत ये सारे नोटिस भेजे जाते हैं कि भैया हमारे ये रेगुलेशंस हैं, आपको इसके अंतर्गत ही काम करना है, इसके बाहर जाके, इसके दायरे के बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया में आपको लीगली काम करना है तो इसके अंतर्गत काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के नोटिसेस जारी किए गए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। एंड इसके साथ ही हम बात कर रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हर्ट करने के लिए बनाया गया है, नहीं। ये सारी चीज़ें जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, लाइक जिसके अकाउंट में कभी हज़ारों के ट्रांजेक्शन्स होते थे, आज अचानक से करोड़ों में ट्रांजेक्शन होने लगे हैं और डेली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या फिर 2 दिन में हो रहे हैं। कुछ एक पैटर्न दिख रहा है, एक बड़ा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली। उनके जो पास्ट ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन्स देखे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर एक बड़ा अमाउंट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजा जाता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि अगर ब्लॉकचेन के वेबसाइट पे जाओ, किसी भी ब्लॉकचेन के एड्रेस पे जाओ तो आपको दिखता है कि कितना अमाउंट किसे भेजा गया है। वो सारे एड्रेस आपको दिख जाते हैं, बट किसने भेजा है वो नहीं दिखाई देता आपको। वो जो भी वर्चुअल एड्रेस होते हैं वो एड्रेस आपको दिख जाते हैं, बट आपको किसी का नाम नहीं पता चलता कि वो आदमी है कौन। वो एड्रेस आपको पता चल जाता है, एड्रेस से आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे ही फोकस करते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंड जो भी टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें रोकने के लिए FIUs ने कदम उठाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कदम उठाया है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है, ठीक है। तो इसमें किसी भी इन्वेस्टर्स को हर्ट करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कि आपने पिछले साल भी देखा था 2021 में, जब भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैन करने की भी बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी के लेके बैन करने की बातें चल रही थी, या फिर 2012-13 पे भी जाओ तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह से, या 2017-18 की बात करें, वहाँ पर भी जब क्रिप्टो में मूव चल रहा था कंटिन्यूसली, तो ज़ेप्टे में लोग, वजीरेक्स में लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे और उस वक्त भी क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को लेकर बैन करने की बातें की जा रही थी, बट आज तक बैन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी लेके, जिसका मिसयूज़ बुरी चीज़ों के लिए किया जा सकता है, जो कि किसी से भी छुपा नहीं है, जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हर एक टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज होता है, कुछ बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, तो उसके साथ ही उसके बहुत सारे या कुछ सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टेररिज्म, काउंटर फाइनेंसिंग करना टेररिज्म को, इस तरह के सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, इस तरह के भी काम हो सकते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए FIUs या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कदम उठाना चाहती है कि भैया हमारे जो भी सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं, वर्चुअल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ग्लोबली, वो अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में आके हमारे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, FIU के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ऑपरेट लीगली इन दी इंडिया। नहीं तो फिर क्या होगा, MEITY जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो आपके URL ब्लॉक कर देगी। और यहाँ तक कि FIU ने अभी तक दरख्वास्त भी कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि आप URL ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई भी एक्टिवेशन नहीं हुआ है एंड इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया गया है, बट फिर भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके ऊपर सेकेंड स्टेप कभी भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी तरह का डेट देखने नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली जहाँ तक की बात करें बाइनेंस की, फाइनेंस में अभी USA में भी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, तो इन्होंने भी बाइनेंस से अप्रोच किया था कि USA में भी आपको अगर ऑपरेट करना है तो भैया रेगुलेशन में आना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें करते हुए बाइनेंस ने वहाँ पे binance.us करके अपना प्लेटफॉर्म जारी किया है। उसके साथ ही आगे फ्यूचर में देखा जा सकता है कि binance.india भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है
जिसे कोई भी ना नहीं कह सकता। किसी न किसी तरह से किसी न किसी को ज़रूर थोड़ा मांडोली करना पड़ेगा कि तो ठीक है, तुम हमारा थोड़ा मानो, हम तुम्हारा थोड़ा मानते हैं। लेकिन रेगुलेशन एंड कंप्लायंस में कोई भी तरह की सैक्रिफाइसेस या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन आता है इन फ्यूचर कि भैया अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको विथड्रॉ करना है, तो आप वहाँ से विथड्रॉ करके आप अपने पर्सनल वॉलेट में, लाइक ट्रस्ट वॉलेट हुआ या मेटामास्क हुआ, वहाँ पर भी आप उसे विथड्रॉ करके सेफली रख सकते हैं। सेंट्रल एक्सचेंजेस से निकाल के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप रख सकते हैं, जो भी डेस्क आपके पास अवेलेबल हैं, या बहुत सारे डेस्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे वॉलेट में आप रख सकते हैं उसे। वो सारी चीज़ें अभी तक फ़िलहाल इलीगल नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली 9 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स का ही नाम लिया गया है, जिसके नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो एक पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपने डेस्क में सारे डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया में भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो FIU रजिस्टर्ड हैं, जिनका मैं नाम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, पहला नाम यहाँ पर आता है नेवलियो टेक्नोलॉजी, जो कि कॉइन DCX के नाम से आप जानते होंगे। जनमाई लैब्स, जो कि वजीरेक्स के नाम से फेमस है इंडिया में। एंड बिटसिफर लैब, जो कि कॉइन स्विच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जेन डेव सॉल्यूशंस, ये कंपनी का नाम है, एंड इसे कॉइन स्विचेक्स के नाम से जाना जाता है। एंड एवलेंकन इनोवेशंस इंडिया, जो जेपे के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये सारे 5 प्लेटफॉर्म जो है FIU रजिस्टर्ड हैं, और आप सेफली अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो इन सब प्लेटफॉर्म पर आकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे जो रिलेटेड TDS है, जो भी टैक्सेस आपको पे करना है, तो वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी डिडक्ट हो जाती है। तो जो कि उस मार्च 2023 में PMLA एक्ट के अंतर्गत जो घोषणा पत्र आया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट विल बी इंक्लूडेड टू दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो वो वीडियो हमारे आई बटन में भी मिल जाएगा आपको, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ उस वीडियो का, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप ये न्यूज़ अब प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपको पैनिक करने के लिए या फिर आपको डुबाने के लिए नहीं है। जो भी लॉ आते हैं, डेफिनेटली एक डिसिप्लिन, एक लॉ उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या फिर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सेव करने के लिए एक लीगल वे में, एक फ्रेमवर्क में ढालने के लिए, एंड एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ऑपरेट होने के लिए बाधित करती है। तो ये सारे नोटिस उससे ही रिलेटेड है। हालांकि अभी तक कोई भी डेट नहीं दिया गया है, बट कुछ अपडेट आ सकते हैं आने के टाइम में। तो उन सारे अपडेट से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगी हो, आपका नॉलेज, आपका पैनिक लेवल अगर कम हुआ हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानना है कि डिजिटल एसेट्स को जो आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हैं, वहाँ से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे किस तरह से, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में किस तरह से मूव करना है, इस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 100 कमेंट एटलीस्ट आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इसे किस तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में या डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होता है, स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ और रियल में करके बताऊंगा मैं। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि FIU ने जो शो कॉज नोटिस जारी किए हैं 9 ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए, वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और इससे आगे आने वाले टाइम में इंडिया में ही क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुधर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बाइनेंस ऑलरेडी बहुत ही सेफ
रहता है एंड एफयूडीज से बहुत ही ज़्यादा उभर के ऊपर आते रहता है। बहुत सारे फियर, अनसर्टेनिटी और जो भी थे, तो उन सब चीज़ों से उभर के ऊपर आते रहता है। तो डेफ़िनेटली एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है एंड न्यू टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे पैनिक जो भी एफयूडीज़ आते हैं, एफयूडीज़ मीन्स फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट जो भी आते हैं, उन सारी चीज़ों का आना एक नॉर्मल सी बात है। लोगों को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता हो तो डेफ़िनेटली एक फ़ियर रहता है, एक अनसर्टेनिटी होने की संभावना होती है, कुछ डाउट्स होते हैं माइंड में। तो वो सारी चीज़ों को उभरते हुए बिटकॉइन आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है एंड ये एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं एंड कितने सारे डिजिटल करेंसीज लाइक इंडियन रुपी CBDC के फॉर्म में भी लॉन्च हो चुकी है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं SBI के बैंक में, SBI बैंक में चले जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे उनके ऐप है CBDC डिजिटल रुपीज़ को यूज़ करने के। तो वो सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड एंड ब्लॉकचेन, फुली ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डेफ़िनेटली हमसे कनेक्ट हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर रखें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए, कौन से टॉपिक आपको चाहिए, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तो डेफ़िनेटली एक टू वे कम्युनिकेशन से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड इसी तरह से ग्रो होते रहें। खुद को सेफ रखें, अपने फंड को सेफ रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।